Hello guys, welcome back to the channel. This is part 3 of chapter 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ क्लास 11th। और इससे पहले हम लोग इस चैप्टर के 2 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको एक बार देख लीजिए। एंड दिस इज पार्ट 3 और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले What do terms like authorized, issued, subscribed, called up and paid up capital mean? अब ये सारी बहुत सारी डिफरेंट टाइप की कैपिटल है। जब हम कोई भी कंपनी शुरू करते हैं, हम कुछ भी अगर काम शुरू करते हैं तो उसमें हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। और कैपिटल की जो ज़रूरत हमें पड़ती है उसमें बहुत अलग अलग टाइप की कैपिटल्स होती है, जिसको हमारे को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ऑथराइज कैपिटल क्या होता है। ये सब बेसिकली एक कंपनी के लिए होता है। ये सारी चीज़ें उस इंसान के लिए है जो एक नई कंपनी शुरू करने जा रहा है, तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? ये एक मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेज। देखो, जब भी कंपनी कोई भी कंपनी जब शुरू हो रही होती है तो उसको गवर्नमेंट से उसके लिए परमिशन लेनी होती है कि भाई देखो, हमारी कंपनी इतने से इतने लिमिट में काम करेगी, ये काम करेगी, ऐसा काम करेगी, ठीक है। उसको सब कुछ गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। तो जब वो स्टार्ट हो रही होती है तो उसको ये भी बताना पड़ता है कि भाई ऐसा कौन सा अमाउंट है जितने अमाउंट तक हमारी कंपनी जो है जो अपने शेयर्स जो इशू कर सकती है। ये एक ऑथराइज्ड कैपिटल होता है कि मान लो कि किसी कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख है, तो 10 लाख के ऊपर वो कंपनी कभी भी शेयर इशू नहीं कर सकती है। अगर वो करना चाहती है तो उसको गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए, ठीक है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेज। 10 लाख से, फॉर एग्जाम्पल, अगर कि हमारे एग्जाम्पल में किसी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख है तो वो कंपनी कभी भी 10 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर कभी भी इशू नहीं कर सकती है। अब आ जाते हैं इशूड कैपिटल पे। इशूड कैपिटल क्या होता है? ये ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कि कंपनी ऑफर करती है। अब मान लो कि ऑथराइज्ड कैपिटल तो कंपनी का 10 लाख है, बट एक ही बार में कंपनी 10 लाख रुपए के शेयर थोड़े बेच देती है। उसको एकदम से इतने सारे पैसों की ना जरूरत होती है और ना वो अपनी सारी हिस्सेदारी, सारे पैसे, सारा कुछ बेचने वाली है। ऐसा नहीं होगा। तो मान लो कि 10 लाख में से कंपनी ने 6 लाख रुपए के या 5 लाख रुपए के जो शेयर्स हैं वो इशू कर दिए, तो ये जो 5 लाख रुपए ये क्या है? ये इशूड कैपिटल है। ये क्या है? इशूड कैपिटल है। इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर्ड बाय द कंपनी फॉर बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय मेंबर्स ऑफ द पब्लिक और एनीबडी, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड एक्सेप्टेड बाय द पब्लिक। अब मान लो कि जो ऑथराइज्ड कैपिटल थी, जितने की कंपनी शेयर इशू कर सकती है, वो थी 10 लाख रुपए। इशूड कैपिटल क्या है? जितने की कंपनी ने शेयर इशू किए हैं वो है 5 लाख रुपए। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होगी? जितने पैसे के लोग शेयर एक्सेप्ट करेंगे। मान लो कि मैंने 5 लाख रुपए के निकाले थे, हो सकता है कि 5 लाख के शेयर मेरे बिक जाए, हो सकता है कि 4 लाख के बिकें। अब फॉर एग्जांपल हमारे वाले एग्जांपल में मान लो कि हमने इशूड कैपिटल जो हमारी थी वो 5 लाख थी और सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी आई? सिर्फ 4 लाख आई, ठीक है। कॉल्ड अप कैपिटल इज, कॉल्ड अप कैपिटल पे आ जाते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? अब मान लो ये एक पार्ट होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का। सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमारी कितनी थी? 4 लाख। अब जो कंपनी है उसकी कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है कि उतने पैसे जो है, जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स का मतलब है जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी उनसे कहती है कि भाई इतना पैसा तुम मुझे दो। जैसे कि यहाँ पर जो एग्जांपल दे रखा है उसमें कंपनी ने 10,000 रुपये, 10,000 शेयर्स बेचे हैं। एक शेयर का प्राइस 100 रुपये है, ठीक है। तो अगर हम सारे प्राइस का शेयर देखें तो 10 लाख रुपए है। बट जो कंपनी है वो क्या कह रही है सब्सक्राइबर से, अपने शेयर होल्डर से, कि आप 50 रुपए पर शेयर दो मुझे। मान लो अगर किसी ने 2 शेयर खरीदे थे तो 200 रुपए उसको देने थे, बट कंपनी कह रही है कि आप मुझे 200 रुपए मत दो, आप मुझे 100 ही रुपए दे दो। और इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 10,000 शेयर और बिके, जिसका एक शेयर का प्राइस 100 रुपए था, तो बेसिकली कंपनी को मिलना चाहिए 10 लाख रुपए, बट कंपनी कह रही है कि मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए दे दो। तो जो 5 लाख रुपए है, ये कंपनी ये कह रही है कि बस इतना पेमेंट मांग रही है कंपनी अपने शेयर होल्डर से। तो ये क्या चीज है? ये कैपिटल, ये कॉल्ड अप कैपिटल होती है। अब आ जाते हैं आगे पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या? अब देखो, ऑथराइज कैपिटल कितनी थी? 10 लाख रुपए। इशूड कैपिटल कितनी थी? 5 लाख रुपए। सब्सक्राइब कैपिटल कितनी थी हमारे एग्जांपल में? 4 लाख रुपए। और मान लो कि कॉल्ड अप कैपिटल कितनी थी? 2 लाख रुपए, ठीक है। एग्जांपल जो हमारा चल रहा है। अब जो पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल में मान लो कि हमने तो लोगों से कहा कि आप मुझे 2 लाख रुपए दो, बट कुछ लोग डिफॉल्टर्स होते हैं जो कि पैसा पेमेंट नहीं करते, तो उसकी वजह से मान लो कि 1 ही लाख रुपए आया, तो वो क्या होगा? वो पेड अप कैपिटल होगा। पेड अप कैपिटल रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली पेड अप बाय द शेयर होल्डर। पेड अप कैपिटल एक ऐसा कैपिटल होता है जो कि एक्चुअली शेयर होल्डर्स के द्वारा कंपनी को पे किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर्स ऐसे भी होते हैं जो डिफॉल्टर्स होते हैं, वो पैसे पे नहीं करते, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं आगे।
हाँ, तो अब आ जाते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स अंडर लोन फंड्स। अब डिफरेंस क्या होता है सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स में। लोन फंड दो तरीके का होता है, एक तो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं और एक अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। जब भी आप बैंक जाते हो तो आप बैंक से दो ही तरीके के लोन ले सकते हो, एक तो सिक्योर्ड लोन होता है और एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। अब हम बात करेंगे सिक्योर्ड लोन क्या होता है और अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है। तो पहली बात तो ये कि सिक्योर्ड लोन एक ऐसा लोन होता है कि जब भी आप बैंक के पास जा रहे हो तो बैंक से कहोगे कि भाई मुझे इतना पैसा दे दो, तो बैंक आप पर ट्रस्ट क्यों करे। बैंक आपसे कहेगा देखो भाई अगर तुम इन केस मेरा पैसा नहीं चुका पाते हो तो व्हाट विल आई डू। तो तुम बैंक से कहोगे कि भाई देखो मेरी कंपनी है, तो मेरे प्रॉपर्टी के पेपर रख लो, तुम मेरी मशीनरी के पेपर रख लो, तुम ये रख लो, तुम वो रख लो। मतलब उसको सिक्योरिटी दे रहे हैं कि इनकेस अगर मैं नहीं चुका पाता तो तुम इन सब सामानों को बेच कर अपने पैसे निकाल लेना, ठीक है। वही ये भी चीज बिल्कुल सेम चीज यहीं पर लिखी हुई है। सिक्योर्ड लोन्स आर दी बोरोइंग्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी। हम बोरो करते हैं बैंक से सिक्योरिटी के अगेंस्ट में। अगेंस्ट मॉर्टेजिंग, मॉर्टेजिंग मतलब गिरवी रखते हैं अपनी कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको हम मूव नहीं कर सकते, क्योंकि मूव करने जैसे गाड़ी है मेरी, तो मैंने गाड़ी को गिरवी रख दिया मान लो, तो मैं गाड़ी तो लेके जा भी सकती हूँ, बट अगर मेरा घर है तो वो इमूवेबल है, मैं उसको यहाँ से उठाकर लेके नहीं जा सकती कहीं भी। दिस इज नोन एज क्रिएशन ऑफ चार्ज। और ये जो सिक्योरिटी होती है, ये जो हम मॉर्टेज रखते हैं, गिरवी रखते हैं चीज़ों को, ये क्यों रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो क्रेडिटर्स होते हैं जो हमें लोन दे रहे होते हैं वो सेफगार्ड हो जाता है उनका, कि इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट, अगर मान लो कि कोई कंपनी के पार्ट पर कोई डिफॉल्ट हो गया तो जो बैंक है वो अपने पैसे निकाल सकता है बहुत इजीली। और ये जो सिक्योरिटीज होती हैं ये डिबेंचर्स हो सकते हैं। डिबेंचर्स मतलब वो कंपनी के डिबेंचर्स होते हैं जो कि हम बैंक में रख सकते हैं इजीली, ठीक है। लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब आ जाते हैं द अनसिक्योर्ड लोन्स आर अदर शॉर्ट टर्म बोरिंग विदाउट अ स्पेसिफिक सिक्योरिटी। और देखो आपको समझ में आ गया कि सिक्योर्ड लोन्स क्या होता है, जिनको किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में रख के बोरो किया जाता है कि भाई ये सिक्योरिटीज के पेपर्स रख लो, अगर मैं नहीं चुका पाया तो ये इस सामान बेचकर अपने लोन का पैसा निकाल लेना, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, जब जहां पर हम कोई भी सिक्योरिटी उसके अगेंस्ट में रख नहीं रहे होते हैं, जहां पर हमारा कुछ भी मॉर्टेज, कुछ भी चीज़ें हमारी गिरवी नहीं होती हैं, सिर्फ हम सिंपली बस ऐसे शॉर्ट टर्म बोरिंग कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग मतलब छोटे टाइम के लिए, और 3 to 6 मंथ मान के चलो यार, फिर लेस देन 1 ईयर। तो ये सब क्या है कि शॉर्ट टर्म बोरिंग होती है, जिससे कि आराम से ये बंदा जो होता है पैसा दे सकता है आराम से। दे आर फिक्स डिपॉजिट। और अनसिक्योर्ड लोन्स कैसे होते हैं, फिक्स डिपॉजिट। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये जो ये था, आई थिंक आपको समझ नहीं आया होगा कि जो सिक्योर लोन्स होते हैं ये डिबेंचर हो सकते हैं, और यहाँ पर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन हो सकते हैं, किसी कमर्शियल बैंक से लोन हो सकते हैं। ये चीज़ें आपको इधर बताई गई हैं। वहीं पर यहाँ जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं वो कौन से होते हैं, फिक्स डिपॉजिट होते हैं। लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं प्रमोटर से। अगर आप कंपनी के प्रमोटर, मतलब कंपनी के जो बेसिकली जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, जो उसके मालिक होते हैं, वही उसके प्रमोटर होते हैं, तो अगर आप वो ले रहे हो तो। और इंटर कॉर्पोरेट बोरोइंग, अपने मतलब कंपनीज में अगर आप बोरोइंग कर रहे हो या फिर अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हो बैंक से, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अनसिक्योर्ड लोन में आ जाती हैं। अब आ जाते हैं व्हाट इज मेंट बाय एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो द फंड्स कलेक्टेड बाय कंपनी फ्रॉम द ओनर्स एंड आउटसाइडर्स आर एम्प्लॉयड टू क्रिएट फॉलोइंग एसेट। जो कंपनी होती है वो अपने ओनर्स से या फिर जो अपने आउटसाइडर्स होते हैं, जैसे कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनसे कुछ फंड लेती है। और फंड लेने के बाद वो क्या करती है, वो कुछ एसेट्स तैयार करती है जो कि नीचे आपको बताए जाएंगे। तो वो एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब फंड का क्या करती है, उस फंड को कैसे उसका अप्लाई करती है, क्या क्या चीज़ें करती है उसका, ये सब आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहला है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मतलब ऐसे एसेट जो एक बार ले लिए तो ले लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको हर दिन चेंज किया जाएगा, ठीक है। ये एसेट बेसिकली सबसे पहले दीज एसेट्स आर एक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म्स। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिए जाते हैं, बिजनेस ऑपरेशन के लिए लिया जाता है इनको। और ऐसा नहीं है कि ये रीसेल कर दिए जाएंगे, कि बार बार इनको बेच दिया जाएगा। और इसके एग्जांपल क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग्स। आपके पास अगर आप खुद का सेटअप कर रहे हो तो आपने कहीं पर लैंड लिया होगा, और लैंड नहीं लिया तो अगर आपने कोई बिल्डिंग ली होगी, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको हर दिन दूसरे दिन में आप उसको बेच दोगे और दूसरी जगह कहीं अपना प्लांट सेटअप करोगे। मशीनरी है, पेटेंट्स है। पेटेंट्स मतलब जो आप राइट्स लेते हो। पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स का मतलब ये होता है कि ये चीज़ बिल्कुल आप ही बनाओगे, तो आपके अलावा कोई और नहीं बना सकता। जैसे कि मेरा वीडियो है, तो ये वीडियो जब यूट्यूब पे चला जाएगा तो यूट्यूब इसको पहचान लेगा। और मान लो कि किसी और ने यही सेम वीडियो उठाकर अपने चैनल पर डाल दिया, तो उसके ऊपर यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है, कॉपीराइट क्लेम दे सकता है, बिकॉज इसके ऊपर मेरा कॉपीराइट है, मेरा इसके ऊपर राइट है कि इसका जैसा, मतलब बिल्कुल इसी चीज़ को उठा के कोई दूसरा अपने, इसी चीज़ को उठा के कोई दूसरा अपने चैनल पे नहीं डाल सकता। मेरे से सीख ले या फिर मैं किसी से सीख लूँ, उसके बाद में थोड़ा अलग अलग करके चीज़ें मैं अपनी वीडियो में बता सकती हूँ, पर किसी दूसरे का वीडियो उठाकर मैं अपने चैनल पे डाल दूंगी तो कॉपीराइट आ जाएगा।
तो ये क्या है, फिक्स्ड एसेट होता है जो कि हमें लेना पड़ता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती हैं क्रिएटेड बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड्स। मतलब देखो, हमारे पास कंपनी को चलाने के लिए फंड्स होते हैं, तो जितना हमारे पास फंड है हम उसके काम कर रहे हैं, बट जो सरप्लस हो जाता है, सरप्लस का मतलब होता है जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। मान लो कि मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है, मेरे पास 120 रुपये होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं 20 रुपये उठा कर रख देती हूँ और मैं 100 रुपये खर्च कर देती हूँ। बिल्कुल इसी की तरह है, अगर कंपनी के पास कभी ज़्यादा पैसे होते हैं, ज़्यादा फंड होते हैं, तो वो लोग उसको उठाकर हमारे तरह गुल्लक में रखते नहीं हैं, वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि वहाँ से भी उनका जो इनकम है वो जनरेट होता रहे, ठीक है। इसी चीज़ को कहते हैं इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस, ये क्या होते हैं, कैश एंड अदर रिसोर्सेज विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश ड्यूरिंग द बिजनेस ऑपरेशन। करंट एसेट, लोन और एडवांसेस क्या होते हैं कि ये कैश होता है या फिर कुछ और रिसोर्सेज, आप इसको समझ सकते हो, जिसको आप बहुत जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो जब भी आप कोई बिजनेस ऑपरेशन कर रहे हो। और जो करंट एसेट होते हैं, करंट का मतलब ही होता है जैसे करंट अफेयर, मतलब आजकल के, परसों के, तरसों के, मतलब 4-5 दिन, एक सप्ताह, इसको आप मान सकते हो कि करंट चीज़ें हैं। तो करंट एसेट का मतलब ये होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए और डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए इनको लिया जाता है। और करंट एसेट का आप एग्जाम्पल याद रखो, यहाँ पे करंट एसेट के एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको। Current assets are in the form of raw material, financial goods, cash, debtors, inventories, loans, advances and prepaid expenses। ठीक है, ये सारे जो चीज़ें हैं ये करंट एसेट में मानी जाती हैं। अब आ जाते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेस। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेस क्या होता है, अलग अलग टाइप के कुछ खर्चे, अलग अलग टाइप के कुछ लॉसेस जो लिखे नहीं जाते, या फिर कुछ भी, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो ये वही है कि अलग अलग टाइप के खर्चे, या फिर कुछ भी अचानक से कोई लॉस हो गया तो ये चीज़ें उसमें आ जाती हैं ये। और उन लॉसेस को भरने के लिए हम यहाँ पर फंड्स का इस्तेमाल करते हैं। वही हम देख रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कहाँ होती है। तो जो फंड हमें ओनर्स से मिलता है और शेयर होल्डर्स से मिलता है, उसके लिए सबसे पहले हम उसको फिक्स्ड एसेट में लगाते हैं, और जो बच जाता है फिर उसे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, और जो हमारी डेली ज़रूरत होती है उससे हम करंट एसेट, लोन्स और एडवांसेस कर लेते हैं। और अगर कोई अनसर्टेन, कोई भी अनप्रेसिडेंट, अगर कोई खर्चा, कोई एक्सपेंस, कोई लॉस हो जाता है तो उसको पे करने के लिए हम उस फंड को यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं, व्हाट डू द सब हेडिंग्स अंडर द फिक्स्ड एसेट्स लाइक ग्रॉस ब्लॉक डेप्रिसिएशन, नेट ब्लॉक एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मीन। ये चीज़ें जब आप बैलेंस शीट देखते हो या अलग अलग चीज़ें देखते हो तो वहाँ पर आपको दिखाई देती हैं कि फिक्स्ड एसेट के अंदर कुछ सब हेडिंग्स होती हैं, जैसे कि ग्रॉस ब्लॉक डेप्रिसिएशन, नेट ब्लॉक, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मीन। इन सब का मतलब क्या होता है, तो इन सब का मतलब ये क्या होता है, हम इसमें देखेंगे। द टोटल वैल्यू ऑफ एक्वायरिंग ऑल फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड ग्रॉस ब्लॉक और ग्रॉस फिक्स्ड एसेट। जितना भी पैसा टोटल मिला के, मान लो कि मेरे पास 10 फिक्स्ड एसेट हैं और उन सबको खरीदने में मैंने 10 लाख रुपया लगा दिया, तो वो 10 लाख रुपए क्या है, वो 10 लाख रुपए मेरा ग्रॉस फिक्स्ड एसेट है। जितना भी वैल्यू मैंने लगाया, द टोटल वैल्यू ऑफ अक्वायरिंग ऑल फिक्स्ड एसेट, जितना भी वैल्यू मैंने उन फिक्स्ड एसेट्स को अक्वायर करने में लगाया, उसको मैं क्या बोलूँगी, उसको मैं बोलूँगी ग्रॉस ब्लॉक या फिर ग्रॉस फिक्स्ड एसेट, ठीक है। और अकाउंटिंग, क्योंकि ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो ये बेसिकली अकाउंट्स में आती हैं। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, अगर आपकी कोई फ्रेंड है तो आप उससे बेसिकली पूछ सकते हो। एज पर अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग के जो कन्वेंशन होते हैं उसमें ये भी लिखा होता है कि जो हमारे फिक्स्ड एसेट होते हैं, लैंड को छोड़ के उनकी कुछ फिक्स्ड लाइफ होती है। मशीनरी फिक्स्ड एसेट है, मतलब 10-15 साल चल सकती है, पर ऐसा नहीं है कि वो कभी ख़राब नहीं होगी। मशीनरी भी चलाते चलाते, उसका यूसेज करते करते उसकी वैल्यू में भी रिडक्शन हो जाती है, वो भी ख़राब हो जाती है, और वो उतनी इफिशियंसी से 10-15 साल बाद भी काम नहीं करेगी जो वो एकदम नई थी तब कर रही थी। तो ये जो चीज़ें हैं कि कुछ खराबी आ जाती है, कुछ वैल्यू रिड्यूस हो जाती है हमारे फिक्स्ड एसेट की, तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। और यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। It is assumed that every year the worth of an asset falls due to usage। जो हमारा एसेट का वर्थ है वो यूसेज करे उसको, क्योंकि हम बार बार यूज़ करते रहते हैं तो उससे जो उसकी वर्थ है वो कम हो जाती है, और दिस रिडक्शन इन वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और ये जो वैल्यू में जो रिडक्शन होता है इसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मान लो कि जब आप अपनी कार नई लेकर आए थे तो बड़ी अच्छी चल रही थी, ठीक है। अब मान लो उस कार को आपको लाए हुए 20 साल हो गए या फिर 15 साल हो गए, तो वो कार उतनी अच्छे से नहीं चलेगी, वो बेकार हो जाएगी, उसमें कितने डेंट लग जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो वो उतनी अच्छी वैल्यू नहीं देगी। तो ये क्या है, ये डेप्रिसिएशन है। और ये जो टाइप ऑफ एसेट, मतलब जो द कंपनीज एक्ट 1956 स्टिपुलेट्स डिफरेंट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट। ये जो हमारा कंपनी एक्ट 1956 होता है ये अलग अलग टाइप एसेट्स के लिए, जैसे कि कोई ऐसी एसेट है तो इसके लिए ऐसा डेप्रिसिएशन होगा, कोई ये है तो इसके लिए ऐसा डेप्रिसिएशन होगा। तो डेप्रिसिएशन के रेट्स भी हर एसेट के हिसाब से अलग अलग लगाए जाते हैं। और
इनको कैलकुलेट करने के मेथड भी अलग होते हैं, जो कि है स्ट्रेट लाइन मेथड, कांस्टेंट एनुअल मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और ये सारी चीज़ें हैं। आई डोंट थिंक कि आपको ये पढ़नी है, बस आप इसको मतलब इसको आपको कोई ऐसा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये अकाउंट्स में होता है, आपको बस पढ़ लो इसको, बस वही बहुत है।